धन्यवाद संचालक महोदय, बहुत बहुत आभार। साथियों, सर्वप्रथम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए तथागत बुद्ध के श्री चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय माननीय राजकुमार मौर्य जी और अरुण यादव जी, पूजा जायसवाल जी, डॉक्टर साहब और सम्मानित सदस्य, सम्मानित श्रोतागण, सामने उपस्थित माताओं और बहनों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथियों, चर्चा तो बहुत करनी थी मुझे, बहुत सारी चीजें हैं। आज जो काम 14 अप्रैल को पूरे विश्व ने किया है, ठीक है, अभी पत्रकार महोदय पूछ रहे थे आज आप क्यों कर रहे हो, उस दिन तो बहुत सारे लोगों ने किया था। जिस ग्रामीण अंचल में नहीं कर पाए थे, हम लोग आज वहां आए हैं, वहां कर रहे हैं, वहां के लोगों को इस जयंती के बारे में जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, बाबा साहब के विचारों को देने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे SC, ST और OBC के लोग हैं। इस पर मुझे चर्चा करना है। आपका समय ज्यादा हो जाए तो मुझे इंगित कर दीजिएगा, मैं बंद कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि 1919 में जब बाबा साहब PhD कर रहे थे इंग्लैंड में, सर साउथबरो के सामने पहुंचे। वो 1919 का संविधान बन रहा था, एक्ट बन रहा था, जिसको वैध शासन अधिनियम कहते हैं या कुछ और कहते हैं। पार्लियामेंटों का जो है 1909 का था, जेम्स चैडविक का जो है और इनका जो है मिला के 1919 वाला था। उनका नाम देख लीजिएगा। तो उसी में साउथबरो के सामने ये चर्चा हो रही, तो बाबा साहब ने कहा कि आप जिसके लिए संविधान बना रहे हैं, जिसके लिए नियम कानून बना रहे हैं, क्या आपको पता है कि वहाँ 25% लोगों को सामान्य जीवन जीने का अधिकार नहीं है? तो साउथबरो साहब तो बिल्कुल भौचक्के रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम लगभग 150 सालों से वहाँ शासन कर रहे हैं और हमको पता ही नहीं है कि 25 से 30% लोग ऐसे हैं जिनको सामान्य जीवन जीने का अधिकार नहीं है। बोले हाँ ऐसा है, बाबा साहब ने कहा। तो बोले ठीक है, हम इस बार तो नहीं कर पा रहे हैं, 1929 का जब करेंगे तो हम आपकी बात का ध्यान रखेंगे और इसका मेंशन करेंगे। तो उन्होंने साइमन कमीशन भेजा था और साइमन कमीशन की जब रिपोर्ट आई तो एक लिस्ट आई थी। उस लिस्ट का नाम था द शेड्यूल्ड ऑफ बैकवर्ड कास्ट। क्या नाम था? द शेड्यूल्ड ऑफ बैकवर्ड कास्ट। तो बाबा साहब ने जब लिस्ट देखी तो बोले अभी भी आपने बहुत सारी जातियों और बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया। तो अंग्रेजों ने दोबारा भेजा, दोबारा काम किया यहाँ पे, तो एक दूसरी लिस्ट बनी, द शेड्यूल्ड ऑफ अनदर बैकवर्ड कास्ट। साथियों, पिछले 70-75 वर्षों में हम लोगों के बीच में, SC और OBC के बीच में इतनी दूरियां नहीं थी, जबरदस्ती पैदा की गई। हमको एक दूसरे से अलग करके हमको एक दूसरे से दूर किया गया और इसी वजह से आज हम सत्ता किसी और के हाथों में सौंपे बैठे हैं। अगर हम एक होते तो क्या ये सत्ता किसी और के हाथों में होती? अगर हम 70 से 85% एक होते तो क्या सत्ता 3 से 5% लोगों के पास होती? कदापि नहीं। तो हमको जानबूझकर अलग किया गया है और यहाँ पे जाति व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। आप देखोगे कि हमारे यहाँ आजकल बड़ा चर्चा है कॉलेजियम सिस्टम का। आर्टिकल 312(a) के अनुसार जजों के चयन की प्रक्रिया है, लेकिन हमारे कॉलेजियम सिस्टम में, मैं जो हमारे एडवोकेट भाई हैं उनसे जरूर कहूंगा कि वो इस पर विशेष ध्यान दें।
हमारा जो जजों का नियुक्ति होती है, चयन नहीं होता है। उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया की है और ये नियुक्ति प्रक्रिया 124 अनुच्छेद 124 के तहत होता है। वो चयन नहीं करते हैं। आईएएस का चयन होता है ना, एग्जाम होता है ना, 3 प्रक्रियाएं से गुजरना पड़ता है ना स्टूडेंट को, लेकिन वो जजों को इस तरह नहीं करते हैं। जब जजों को आप उठा के वहां बैठा देंगे, मान लीजिए हम वकील साहब को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दें, तो वो क्या करेंगे? जो हम कहेंगे, जो ये संस्था कहेगी, वही तो करेंगे। अपने मन से कुछ करेंगे? अपने मन से तो नहीं करेंगे। तो वही हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज वही कर रहे हैं जो उनके पूर्व जज और सरकार उनसे चाहती है। अगर हम इसको चाहते हैं तो हमें इसके विरुद्ध आवाज को मुखर करना पड़ेगा। साथियों, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, सरकार ने यही कॉलेजियम सिस्टम को आईएएस में भी चालू कर दिया है। अब तक लगभग 350 आईएएस अधिकारी लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्त किए जा चुके हैं। अभी इनका चयन नहीं हुआ है, चयन नहीं हुआ। मैंने तो सुना है कि स्पीकर ओम बिरला की पुत्री भी आईएएस बन चुकी है, और आईएएस भी ऐसा वैसा नहीं, वो आईएएस बनाया जाता है जो 14 साल, लगभग 12 से 14 साल का एक्सपीरियंस रखता हो। वो नीति नियंता बनता है। उस बंदे को वो आईएएस प्राइवेट सेक्टर से उठा के उसको आईएएस बना दे रहे हैं, तो वो क्या करेगा? किसके लिए नियम बनाएगा? निश्चित रूप से जिन लोगों ने उसे नियुक्त किया है, वो नियम और कानून जो बनेंगे उनके लिए बनेंगे। तो मैंने लेटर लिखा था, प्रेसिडेंट को भी लिखा था, प्रधानमंत्री को भी लिखा था, और सीजेआई साहब को भी लिखा था। बहुत सारे लोगों ने भी उसकी नकल की थी और लिखा भी था, लेकिन आपको बता दूं कि उस पर कोई चर्चा नहीं हुई थी और न होनी है, जब तक कि हम गांव-गांव में, शहर-शहर में इसकी आवाज को जोर लगा के ऊपर तक पहुंचाएंगे नहीं और उनका विरोध नहीं करेंगे। हम जब तक ये नहीं कहेंगे कि जज साहब हमें आपके फैसले पर आपत्ति है। हमारे यहाँ एक नियम चलता है कि हम जज के आदेश या जज के निर्णय के विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकते। योर ऑनर, सब कुछ सही है। सब कुछ सही कैसे हो सकता है? अगर जो है बिना किसी सुनवाई के राहुल गांधी को आपने मानहानि में सदस्यता रद्द कर दी और जेल भेज दिया है, तो ये सही कैसे है? सही तो नहीं है। अगर लालू प्रसाद यादव जी को जेल भेज दिया गया है और पैसे लेने वाला जो मिश्रा है वो बाहर बैठा है, तो ये सही कैसे है? क्या सही है? जिस बंदे ने पैसे लिया है वो बाहर बैठा मलाई खा रहा है, और जिस बंदे को सामने उपस्थित नहीं है दिया गया है, उस बंदे को आप जेल में रखें। जिसने कहा कि हाँ मैंने पैसे लिया, वो मैंने इनको दिया, उसको तो आप बाहर रखे हो। जिसके विरुद्ध आपके पास सबूत नहीं, उसको आपने चारा घोटाले में अंदर कर दिया है। तो ये नियम कॉलेजियम सिस्टम, ये निर्णय कॉलेजियम सिस्टम के तहत आए जज ही दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। अगर हमको 300 अनुच्छेद 312(1) को आगे करना है, चयन की प्रक्रिया में करना है, तो जो हमारे वकील हैं, जो जज बनेंगे, वही काम कर पाएंगे। ओके सर, एक चीज का मैं और आपको जो है बताना चाहूंगा। हमारे देश में लोगों, साथियों, जाति व्यवस्था नहीं थी। जब मैगस्थनीज आए थे तो हमारे यहाँ 7 जातियों का जो है नाम आता है, जिसमें ये जो है जातियां बिल्कुल नहीं थी। ये जो 4 वर्ण है ये बिल्कुल नहीं था, कदापि नहीं था। और जो मैगस्थनीज है, फारियान है, हेमकांड है, इन्होंने 7 जातियों का वर्णन किया है। और ये है दार्शनिक। नंबर 1 दार्शनिक, नंबर 2 किसान, नंबर 3 सैनिक, नंबर 4 निरीक्षक, नंबर 5 चरवाहे, नंबर 6 कारीगर, नंबर 7 सभासद। इसके अलावा देश में कोई जाति नहीं। ज्यादातर जातियां किसी उपाधि से, किसी स्थान से बनकर आई है। चाहे भैर हो, चाहे पासी हो, चाहे चमार हो, चाहे कोई हो, चाहे भानु हो, सब एक ही वर्ग से निकल कर आए, कहीं और से नहीं आए।
एक चीज का मुझे और वर्णन करना था, लेकिन समय हो गया है। अगर इजाजत हो तो बस 1 मिनट में मैं निपटा दूं। बाबा साहब ने हमें बहुत सारी चीजें संविधान के थ्रू दे दी है। एक चीज पर बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ था, गांधी जी उसके विरुद्ध जो है अनशन पर भी बैठ गए थे, लेकिन बाबा साहब ने जो चीज देनी चाहिए थी हमको और हमें नहीं दे पाए थे, वो उन्होंने अपनी किताबों में साहित्य के जरिए लिख दिया है कि मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, भविष्य में आप इस आवाज को उठाना जरूर। वही चीज मैं आपको आज बता रहा हूँ। नंबर 1 था पृथक निर्वाचन मंडल, जिसमें हमारे ही लोग अपना कैंडिडेट, दोहरा जो वोटिंग का अधिकार था, वो ये नहीं था कि हम 2 वोट देंगे। उसमें यह था कि पहले हम अपना कैंडिडेट चुनेंगे कि कौन लड़ेगा हमारे बीच से। हम 3-4 कैंडिडेट चुनेंगे और उसको भेजेंगे कि आप फलानी जगह से लड़ लो, आप फलानी जगह से लड़ लो, आप इनसे लड़ लो। इसके अलावा नहीं था। दूसरा है पृथक बंदोबस्ती। बाबा साहब ने कहा था ये जितनी भूमि है देश की, खेत, कृषि योग, उनको सबको इकट्ठा करके एक बैंक के तहत रख देना चाहिए। जिस व्यक्ति को खेती करनी हो वो बैंक में अप्लाई करे और वो भूमि उसे खेती करने के लिए दी जाएगी। अन्यथा जैसे उस व्यक्ति को कुछ होता है या वो व्यक्ति चाहता है कि अब हम खेती नहीं करेंगे, तो वो भूमि वापस बैंक को चली जाएगी। वो जो है आनुवंशिक रूप से किसी को नहीं मिलेगी। इससे धोखाधड़ी के और ये जो एक टीम के पास या एक जाति के पास या एक वर्ग के पास संपत्ति जाकर इकट्ठा हो गई है, ये नहीं होता। नंबर 3 है आनुपातिक संपदा। अब कृषि योग्य भूमियों के अलावा नदी बचा, पहाड़ बचा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो माइंस बची हैं, इन सबका भी हिस्सा लगना था। इन सबको भी बराबर भागों में लोगों को बांटना था, देशवासियों को बांटना था। जितनी भी मंदिर है, जितना भी सिस्टम है, सब अनुपातिक संपदा के तहत इनको बंटवारा करना था और सभी लोगों के बीच रखना था, तभी लोगों का उद्धार हो सकता था। चौथा है पूर्ण आजादी। हम कहेंगे हमें तो आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, क्या हम आजाद हैं? क्या मानसिक रूप से हम आजाद हैं? क्या हम अपना विचार रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। क्या हम किसी विधायक के, किसी सांसद के, बहुत सारे ऐसे जो है मठाधीश हैं, मुख्यमंत्री हैं, क्या हम इनके प्रभाव में आए बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो हम पूर्ण आजाद कहाँ हैं? जब तक हमारा विचार जो हो, जो समाज के लिए सही हो, वो हम उद्गार उसका न कर पाए, जब तक समाज के लिए अच्छा जो है हम वो न कर पाए, तो हम आजाद कहाँ हैं? पूर्ण आजादी हमको तभी मिल सकती है जब हम सब लोग मिल के अपने लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए काम करें और हर आदमी को शिक्षा, स्वास्थ्य और बहुत सारी चीजें समान रूप से मिले। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपका धन्यवाद।